मैं तो खुद कह रहा हूँ अरेस्ट करें ना अमित शाह जी मुझे, या गोली मरवाएं अमित शाह जी मुझे। मैं ऐसे नहीं कि मैं बेल लेने जाऊंगा, मैं बेल लेने भी नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि शायद खट्टर साहब की भी इन्वॉल्वमेंट निकल आए। क्या महमूद प्राचा सर उनके केस लड़ेंगे? मैंने क्या कहा है, मैं किसी भी मजलूम, चाहे वो जुनैद नासिर हो या कोई भी मजलूम हो, वो मैं उससे एक फोन कॉल की दूरी पे हूँ, सिर्फ एक फोन कॉल वो मुझे करेंगे, उसके बाद फिर मैं संभालूंगा सारा को। सबको उम्र कैद और फांसी की सजा होने के भी चांस है। अगर आप ये पॉल पट्टी खोलेंगे फिर आपके ऑफिस पे छापा पड़ सकता है। मेरे ऑफिस पे 10 छापे मार लेंगे दलाल आरएसएस के, जो मुसलमानों की शक्ल में है, या मेरे पर 1000 हमले करा लें, या अमित शाह साहब खुद करा लें, मैं डरने वाला नहीं। जो फिर फोन कॉल इनकी सीडीआर निकाली जाएंगी, उसमें से पता लगेगा किससे कितनी देर बात की इन्होंने। कि ये आरएसएस के लोगों ने बहुत सारे मुसलमानों की शक्ल में भी अपने एजेंट वहां भेजे हैं। अगर कोई और समुदाय के लोग होते अब तक तो सर बुलडोजर चल गया होता। आतंकवादी संगठन और क्या करेंगे, जिंदा ही जलाएंगे ना, यही तो आतंकवादी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। जिस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, वो घटना पर कई खुलासे हो रहे हैं, और सरकार जो है, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या फिर वहां की राज्य सरकारें हो, उस पर कहीं ना कहीं जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी मुद्दे पर बारीकी से बात करने के लिए देश के सबसे बड़े वकील और सुप्रीम कोर्ट में जो है काफ़ी केसेस देखते रहते हैं, महमूद प्राचा सर हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या है, इस मुद्दे को वो किस तरह से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। देखिए, मैं जब से ये बात और ये जो घटना है वो मंजरे आम पे आई है, एक बात साफ साफ तौर पे कह रहा हूँ कि ये आरएसएस, बीजेपी और उसके जो दूसरे आतंकवादी संगठन है, आरएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दूसरे जो उसकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये कराया है। तो ये जाहिरी बात है कि हरियाणा सरकार में तो सरकार तो बीजेपी की सरकार है। तो जब मैं ये बात शुरू से कह रहा हूँ कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि गाड़ी उस तरह सरकार की निकल रही है या दूसरी चीज़ें जो आज जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि गाड़ी हरियाणा सरकार को अलॉटेड थी और ये सब चीज़ें ये हरियाणा सरकार की थी। जब हमने एक बुनियादी बात अपना शक जाहिर कर दिया इन्वेस्टिगेशन में, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी अगर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी। और फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत ज़रूरी बात है। इसमें हो सकता है कि शायद खट्टर साहब की भी इन्वॉल्वमेंट निकल आए। बहुत बड़ी बात हो सकता है कि आरएसएस के जो बड़े बड़े संसर चालक हैं या दूसरे जो उनके ऑफिस बेयरर्स हैं उनकी भी इन्वॉल्वमेंट निकल आए या नहीं निकल आए। दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं ना, लेकिन ये एक निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन जो पहली नज़र में चीज़ें नज़र आती हैं उसके हिसाब से आतंकवादी घटना का, देश के खिलाफ बगावत करने का मुकदमा जो है दर्ज होना चाहिए उन पंचायत करने वालों पे जो मोनू मानेसर के पक्ष में पंचायत कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस को मारने की धमकी दे रहे हैं, और मोनू मानेसर और उसके गैंग के खिलाफ, और उनके गैंग के बॉसेस कौन हैं, जो ऑब्वियसली आरएसएस वाले ही हैं। बचा कौन रहे हैं सर? किसका इसमें कहीं ना कहीं जो है मिली भगत दिख रहा है? कहीं ना कहीं साफ है। हम लोग तो यही तो आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस, बीजेपी और इनके सारे संगठन ये एक बड़ी साजिश के तहत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और भारत का संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने के लिए ये सब साजिश चल रही है। वरना ये सारे इशू, इनका कोई गौ प्रेम है नहीं जो नज़र आता है। क्योंकि मेघालय के जो अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उनसे तो खुद ही आरएसएस के लोगों ने कहलवाया है कि वो, ऐसा बयान मैंने पढ़ा है मीडिया में कि वो ये बोल रहे हैं कि मैं तो गौ बीफ खाता हूँ और सबको खिलाता भी हूँ, ऐसा भी शायद बोला उन्होंने। तो जब ये खुद ही आरएसएस के लोग मेघालय में ये कहलवा रहे हैं, तो ये बात तो सही है कि आरएसएस और बीजेपी का या इन सभी आतंकवादी संगठनों का कोई भी मतलब या प्रेम नहीं है गौवंश से। ये बात तो साफ हो गई अब। और उसी तरीके से जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं उनसे पूछ के देख लीजिए आप, वो भी बताएंगे मैं भी बीफ खाता हूँ। तो उनको भी मना कर सकती है ना आरएसएस, तो डिसिप्लिन फोर्स है, और उनसे बयान भी दिलवाते हैं। तो गौवंश के प्रति इनका कोई प्यार नहीं है, सिर्फ इन्हें मनुस्मृति लागू करानी है, भारत का संविधान खत्म करके, भारत को खत्म करके इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना। सर, आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से बजरंग दल के लोगों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने उनको जिंदा जलाया, अगर कोई और समुदाय के लोग होते अब तक तो सर बुलडोजर चल गया होता? आतंकवादी संगठन और क्या करेंगे, जिंदा ही जलाएंगे ना, यही तो आतंकवादी है।
यही तो करेंगे आतंकवादी संगठन, और आतंकवादी संगठन के जो मेंबर्स होंगे यही करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई ऐसा काम करता है तो सब उसकी निंदा करते हैं, उसके पक्ष में कोई बड़ी रैली नहीं निकालता है। रैली कौन निकालता है? जो आतंकवादी संगठन होगा, जिसके संगठन के मेंबर्स पकड़े जा रहे हैं या जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। तो इसके बाद भी कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो होशियार रहने की ज़रूरत है, जो समझदारी का काम होगा कि ये आरएसएस के लोगों ने बहुत सारे मुसलमानों की शक्ल में भी अपने एजेंट वहाँ भेजे हैं। ये मैं वहाँ के लोगों को एक ख़ास तौर पे ताकीद कर रहा हूँ। जो आके आपसे वायलेंस की बात करता है, चक्का जाम की बात करता है, हमने ये बहुत सारे ऐसे जो केसेस हैं देखे हैं कि आरएसएस और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं सरकारी एजेंसीज में, वो ऐसे लोगों को भेजते हैं और वही लोग फिर सरकारी गवाह बनेंगे। ये मैं बता रहा हूं आपको अभी। ये इसीलिए जो चक्का जाम और हिंसा की बात कर रहा है वो आप समझ लो, वो आरएसएस द्वारा भेजा गया व्यक्ति है। इस बात को आप बहुत सीरियसली लेना मेरी। और यही लोग फिर अंदर रह के वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के खिलाफ मुकदमा बनवाएंगे और खुद ही अपने लोग लाके वायलेंस कराएंगे। यही वो आरएसएस के एजेंट हैं जिनको आपको पहचानने की जरूरत है। जो भी वायलेंस की बात करता है वहां पे, चक्का जाम या इस तरह की कोई भी बात करता है कि हम लोग ये कर देंगे और वो कर देंगे, वो आप समझ लो वो आरएसएस का एजेंट है। इंसाफ कैसे मिलेगा सर? इंसाफ मिलेगा पीसफुल प्रोटेस्ट करके। हाँ, अशोक गहलोत सरकार की जिम्मेदारी है, आप पीसफुल प्रोटेस्ट रखिए, हौसला रखिए। मोदी सरकार 2 पीसफुल प्रोटेस्ट के आगे झुक चुकी है। एक जो किसान आंदोलन ने सीखा था शाहीन बाग आंदोलन से, CA-NRC का जो मुस्लिम महिलाओं ने आंदोलन किया था, उसके आगे ये मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े थे। आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो। अशोक गहलोत सरकार उतनी ताकतवर नहीं है जितनी मोदी सरकार थी, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। लंबे टाइम तक के लिए तैयार हो जाओ आप। ये आरएसएस के खिलाफ अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते रहोगे, आरएसएस के खिलाफ आतंकवादी घटना करने का, आतंकवादी अटैक करने का, मैं आरएसएस का नाम ले रहा हूं बार बार, उसके खिलाफ भी एफआईआर होगी और कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि बजरंग दल के ये मेंबर्स हैं। बजरंग दल आरएसएस का एक संगठन है, सहयोगी संगठन। इसीलिए आप हौसला रख के पीसफुल प्रोटेस्ट करो। ये सब काम करने पड़ेंगे क्योंकि ये कानूनी और संवैधानिक तरीके से सही है। अशोक गहलोत सरकार को ये काम करना पड़ेगा। एक चीज़ और इसमें जो है लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर जिस तरह से इस पर किन किन मुकदमे जो है धाराएं में उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लोग फांसी की भी मांग कर रहे हैं। मैं बता तो रहा हूँ, सबसे पहले यूएपीए लगेगी इनके ऊपर। आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और ये मोनू मानेसर वगैरह जितने भी हैं, इनके ऊपर वो लगेगी। फिर इनके फोन कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाएंगे, इनकी फोटोग्राफ्स निकाली जाएंगी। इन्वेस्टिगेशन अगर फ्री एंड फेयर होगी, किस किस के साथ इनके घनिष्ठ संबंध हैं, वो फोटोओं से भी नजर आ रहे हैं। कितने कंफर्टेबल ये नजर आ रहे हैं बहुत सारे नेताओं के साथ, बड़े लोगों के साथ। तो फोटो दिख रहा है। एक फोटो होता है कि भीड़ में किसी ने खिंचवा लिया, एक होता है कंफर्ट लेवल, घर के अंदर कमरे के अंदर जाके खिंचवाना फोटो। तो किन किन लोगों के साथ इनका सहयोग है, उन सभी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए 120B की। और जो फिर फोन कॉल इनकी सीडीआर निकाली जाएंगी, उसमें से पता लगेगा किससे कितनी देर बात की इन्होंने, उस दिन कितनी देर बात की, ये सारी। और फिर इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी कि कौन कौन से पुलिस के अधिकारी इनके संगठन में या इनके साथ ये आतंकवादी घटना करने में शामिल थे, कौन कौन लोग हिंदू राष्ट्र बनाने में भारत सरकार की नौकरी करते हुए यानी कि पब्लिक सर्वेंट होते हुए भी हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश में कौन कौन शामिल थे। गाड़ी को और जब फांसी हाँ तो होगी क्योंकि 2 हत्याएं हुई हैं और उसके अलावा देश के खिलाफ बगावत की आह्वान किया है उस पूरी खाप पंचायत ने। जो पंचायत थी उसकी भी वीडियोग्राफी से जो जो लोग भी उसमें मौजूद थे उनके खिलाफ, सबके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा होगा। सबको उम्र कैद और फांसी की सजा होने के भी चांस है। आपको अगर ये केस लड़ने का मौका मिलता है, लड़ेंगे आप? नहीं, मैं क्यों नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने आपको हर बार बताया कि मैं काम मांग नहीं सकता। लेकिन मैं एक फोन अगर उनके परिवार वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ये रिपोर्ट देख रहे हैं, क्या महमूद प्राचा सर उनके केस लड़ेंगे? मैंने क्या कहा है, मैं किसी भी मजलूम, चाहे वो जुनैद नासिर हो या कोई भी मजलूम हो, वो मैं उससे एक फ़ोन कॉल की दूरी पे हूँ। सिर्फ एक फ़ोन कॉल वो मुझे करेंगे, उसके बाद फिर मैं संभालूंगा सारा काम। लेकिन मैं खुद जाके काम मांग नहीं सकता, ये हमारी एडवोकेट्स एक्ट में एक बंदिश होती है।
लास्ट आखिरी सवाल होगा मेरा, जो लोग आपको देख रहे हैं क्या सलाह देंगे उन लोगों को कि ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए? कुछ लोग जो है उग्र भी होते जा रहे हैं इसको लेकर, कहीं ना कहीं वो सब आरएसएस के लोग हैं या फिर आरएसएस द्वारा बहकाए गए लोग हैं। तो मैं साफ तौर पे बता रहा हूं, आप उस आदमी को आइडेंटिफाई करो, मैं उसके आपको फिर जो भी आके ये दाढ़ी, खास तौर पे जो दाढ़ी रख के आएंगे ना, ये तो वो खास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में दाढ़ी वाले लोगों को ही भेजते हैं, एकदम वो पूरी तरीके से मुस्लिम लगते हैं। सिख कम्युनिटी में वो ऐसे ही लोगों को भेजते हैं जो सिख लगते हैं। तो उनसे खास तौर पे होशियार रहना है। कौन? जो रसूल अल्लाह की छवि बना के आता है, दाढ़ी रख के आता है, टोपी लगा के आता है और फिर हिंसा की बात करता है, जो असल में आरएसएस के ना होके ईमानदार मुस्लिम नेता होंगे, वो आपसे हिंसा की बात नहीं करेंगे। जो हिंसा की बात कर रहा है वो समझ लो आरएसएस ने भेजा है, क्योंकि वो तभी ये बात कर पाएगा हिंसा की, क्योंकि वो आरएसएस का एजेंट है जो इस तरह की बातें कर रहा है। और नाम लेके मैं बता दूंगा, जितने लोग जा रहे हैं ना, मुझे उनका सबका पता है, सबका पता है। और मैं इस इन्वेस्टिगेशन में आज नहीं तो कल शामिल होऊंगा ही। तो मैं उनके पुराने चिट्ठे भी खोलूंगा कि उन्होंने जो दिल्ली के जो राइट्स हुए थे उसमें क्या भूमिका निभाई थी, दंगा भड़काने में, पुलिस की तरफ से आके और आरएसएस की तरफ से आके फोटो खिंचवाए थे लोगों के, जो लोग बेचारे इनोसेंट थे उनको फंसवाया था, उनके नाम गलत लिए थे। यही काम आप लोगों के साथ भी करेंगे जो वायलेंस के लिए आपको उकसा रहे हैं, क्योंकि वायलेंस दिल्ली में भी मुस्लिम कम्युनिटी ने नहीं किया था। कपिल मिश्रा ने जाके हमला किया था और आरएसएस के ही कुछ जो दलाल थे मुसलमान, उन्होंने जाके जो थोड़ी बहुत वायलेंस इस तरफ से हुई थी वो उन्होंने की थी। और दिल्ली दंगों के केसेस में भी वो बड़ी जेल जाएंगे, मैं वार्निंग दे रहा हूं उनको, क्योंकि मैं बहुत सारे यहाँ वाले लोगों को देख रहा हूं वहां पे जो आरएसएस के एजेंट हैं, वो दिल्ली दंगों में भी जेल जाएंगे। और अगर वहां कोई इशारा कर रहे हैं सर, बहुत सारे लोग हैं जो वहां पे जाके बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं ना, हम ये कर देंगे और चक्का जाम कर देंगे, वो दिल्ली दंगों में भी जेल जाएंगे साजिश के तहत। ये आरएसएस के साथ, बीजेपी के साथ, अमित शाह साहब के साथ साजिश में शामिल थे, वो उसमें भी जेल जाने वाले हैं और इसमें तो जाने ही वाले हैं। सर अगर आप ये पोल पट्टी खोलेंगे फिर आपके ऑफिस पे छापा पड़ सकता है। मेरे ऑफिस पे 10 छापे मार लें ये दलाल आरएसएस के, जो मुसलमानों की शक्ल में है, या मेरे पर 1000 हमले करा लें, या अमित शाह साहब खुद करा लें, मैं डरने वाला नहीं हूं। अब डटेंगे और लड़ेंगे? मैं डटूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं, रेड के बाद मैंने कोई एक कदम पीछे नहीं हटाया था। मैं कोई बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े नेताओं की तरह या कार्यकर्ताओं की तरह नहीं हूं कि एक जो अरेस्ट कराने के लिए, मैं तो खुद कह रहा हूं अरेस्ट करें ना अमित शाह जी मुझे, या गोली मरवाए अमित शाह जी मुझे। मैं ऐसे नहीं कि मैं बेल लेने जाऊंगा, मैं बेल लेने भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस देश में जो ईमानदार संघर्ष करने वाले हमारे कार्यकर्ता और नेता हैं, पत्रकार हैं, वो जेलों में जा रहे हैं। तो महमूद प्राचा जेल से डरने वाला नहीं है, जेल जाने के लिए तैयार, और मैं जेल जाने का इंतजार नहीं कर रहा, मैं बेकरार हूं। आओ मुझे अरेस्ट करो, ताकि ये तो हो कि फिर मैं तुम्हें एक्सपोज करूंगा कानून और न्याय के अदालत के अंदर कि किस तरीके से तुमने जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके ऊपर झूठे मुकदमे करके उनको अरेस्ट किया, डराया धमकाया, उनकी आवाज़ दबाई, प्रेस वालों की आवाज़ दबाई, ये बिजनेसमैन की आवाज़ दबाई, पॉलिटिकल वर्कर्स की आवाज़ दबाई, किसानों, मजदूरों, मुस्लिम महिलाओं की, SC ST OBC के नेताओं की आवाज़ दबाई। मुझे अरेस्ट करो, इन सब का जो कानूनी हिसाब किताब है मैं करूंगा तुम्हारे साथ, अमित शाह जी और आरएसएस के लोगों के साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने मुझे महत्वपूर्ण समय दिया। ये हमारे साथ महमूद प्राचा सर थे, जिन्होंने सभी सवालों के जवाब बारीकी अंदाज में दिए, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जुनैद और नासिर का जो मामला है वो कहीं ना कहीं एक इंसाफ का मामला है। और अगर ये रिपोर्ट अगर वहाँ के लोग देख रहे हैं और उनके परिवार वाले देख रहे हैं, तो ये रिपोर्ट देखकर वो कहीं ना कहीं महमूद प्राचा सर से मिले, ताकि वो इन केस को अच्छे से हैंडल कर सके। और उनका भी यही कहना है कि मैं केस मांग नहीं सकता हूँ, वो अगर आके इस मामले पर कोई बात करते हैं तो मैं ज़रूर उस केस को लड़ूंगा, उन मजलूमों के लिए लड़ूंगा जो वंचित है, शोषित है, दलित है, पीड़ित है, मुस्लिम जो जिनको कहीं ना कहीं जो है वो लीगल तौर पर सहायता नहीं मिल पाता है। द इंडिया TV के लिए दिल्ली से सद्दाम करीमी की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।